गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 260 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। देखिए, इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 260 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ये टेस्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास। तो पहला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 1929 की दीपावली घोषणा का उद्देश्य क्या था? भारत की देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करना, भारत से बंगाल और बर्मा को अलग करना, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, या ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य और डोमिनियन स्थिति की प्राप्ति में विश्वास बहाल करना। देखिए, चाहे 1929 की दीपावली घोषणा हो, या नेहरू रिपोर्ट हो, या अगस्त प्रस्ताव हो, या फिर क्रिप्स मिशन, ये सारे के सारे डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं भारत को, यानी औपनिवेशिक स्वराज्य। लेकिन भारत को चाहिए था पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सारे के सारे नकार दिए गए ब्रिटिश काल में भारतीयों के द्वारा। देखिए, दीपावली घोषणा 31 अक्टूबर 1929 की है। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली घोषणा की गई थी। घोषणा के पीछे का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य और डोमिनियन स्थिति की प्राप्ति में विश्वास बहाल करना था। यह घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को भारतीय राजपत्र में एक आधिकारिक विज्ञप्ति के रूप में स्थापित की गई थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम रखना है। ये कालानुक्रम इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा हो, या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, या किसी अन्य स्टेट पीसीएस या आरओ की परीक्षाएं पूछे जाते हैं प्रश्न आजकल। दिल्ली मैनिफेस्टो कब है? गांधी इरविन समझौता कब का? महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन, सुखदेव को फांसी। देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, वापस कब आए? 1915 में आए। ये चीज याद रखनी है सभी को। और गांधी इरविन समझौता बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, 5 मार्च 1931 का है ये। और सुखदेव को फांसी भी 1931 को ही, भगत सिंह और राजगुरु के साथ। लेकिन ये 5 मार्च 1931 है, ये 23 मार्च 1931 है। दिल्ली मैनिफेस्टो है 1929 का, 1929। तो सबसे पहले आ जाएगी 1915 वाली सन, यानी तीसरा सबसे पहले होगा, उसके बाद पहला होगा। 3-1 जहां जहां नहीं है उसको हटा दीजिए। 4-2 तो पहले आएगा 5 मार्च 1931, दूसरा फिर आएगा 23 मार्च 1931, यानी 3-1-2-4। डी है इसका आंसर। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, दिल्ली मैनिफेस्टो 2 नवंबर 1929, सबसे पहले 9 जनवरी 1915 को, सुखदेव को फांसी भगत सिंह राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931। तो सबसे पहले आएगा 9 जनवरी 1915, उसके बाद 2 नवंबर 1929, उसके बाद 5 मार्च 1931, और अंत में आएगा 23 मार्च 1931। ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, आरओ की और यूपी पीसीएस दोनों की साथ में। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय, यानी कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में, इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये उसी वर्ष हुई थी जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी 1857, 1857 की क्रांति। ए है इसका आंसर। ठीक है, 3 विश्वविद्यालय पूछ रहा है, उच्च न्यायालय नहीं पूछ रहा है। देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स के वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना की गई 1857 में। यहाँ 4 कथन है, 4 में से कोई एक ही सही होगा। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर तो 4-4 है, यानी 3 यहाँ पर असत्य होंगे और 1 ही करेक्ट होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में हुई। भारत में लौह इस्पात उद्योग की प्रथम सफल इकाई स्वतंत्रता पूर्व जमशेदपुर में हुई थी। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा की गई। महादेव गोविंद रानडे के प्रयत्न से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कौन कौन सा सही है? देखिए, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने नहीं, बल्कि डी.के. कर्वे के प्रयत्न से की गई थी। गलत है पहला स्टेटमेंट। और पूना सार्वजनिक सभा, ये है महादेव गोविंद रानडे, ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये भी गलत है।
भारत में लौह इस्पात उद्योग की प्रथम सफल इकाई की स्थापना स्वतंत्रता से पहले जमशेदपुर में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में हुई। कौन सा सही है इसमें? देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में हुई, ये सही है। बाकी तीनों के तीनों जो है ऊपर के गलत हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई है, ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। सही कथन देखते हैं। डी के कर्वे के प्रयत्न से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डी के कर्वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम जी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे और जी बी जोशी द्वारा की गई थी। 1875 में इस संस्थान ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। और तीसरा भी गलत है, क्योंकि भारत में लौह इस्पात या स्टील उद्योग की प्रथम सफल इकाई की स्थापना स्वतंत्रता से पहले 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में हुई थी। 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में टिस्को इस्पात की स्थापना की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। मई 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की पहली बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने अपने परमाणु सिद्धांत को अपनाया था? वर्ष 2002, 2002, 2003, 2004। भारत ने अपने परमाणु सिद्धांत को अपनाया। क्या है भारत का परमाणु सिद्धांत? मतलब नो फर्स्ट यूज, पहले उपयोग नहीं करेंगे हम। यह हुई थी वर्ष 2003 में। सी है इसका आंसर। देखिए, 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को औपचारिक रूप से जनवरी 2003 में अपनाया गया था, जो यह कहता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल भारतीय क्षेत्र पर या भारतीय सेना पर कहीं भी परमाणु हमले के खिलाफ जवाबी कार्यवाही में किया जाएगा। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी, उसका नाम क्या था इनमें? जमींदारी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन होम रूल लीग। 1838 में कौन सा राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ था? जमींदारी एसोसिएशन। ए है इसका आंसर। देखिए, जमींदारी एसोसिएशन का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर। तो कब स्थापित हुआ ये? 1838 में। भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई? भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना उसी के काल में हुई जिसको रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में टेलीग्राफ लाइन लेकर आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर हम जाने तो 1812 में स्कॉटलैंड में जन्मे डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामजे। और 1848 में डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए। जब वे भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत के शासकों के मुकाबले अंग्रेजी शासक ज़्यादा सक्षम है। डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। उसने प्रशासनिक सुधार से लेकर सेना सुधार किए। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। इसके साथ ही देश में पोस्टल डिपार्टमेंट को स्थापित करने का क्रेडिट भी लॉर्ड डलहौजी को ही प्राप्त है। इतनी चीज़ें डलहौजी के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना भारत चीन युद्ध के पश्चात की गई थी? सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, या इनमें से कोई नहीं? इंडो चाइना वार के पश्चात जो स्थापित हुआ था वो वीएसएफ नहीं है, आईटीबीपी नहीं है, वो है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। देखिए, सशस्त्र सीमा बल को 20 दिसंबर 1963 को भारतीय चीन युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आतंकी संगठन है जो भारत में सक्रिय नहीं है? लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, बोको हराम। लश्कर ए तैयबा तो है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, बोको हराम नहीं है। यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। बोको हराम जो है वो नाइजीरिया के अलावा अफ्रीका के चाड में, नाइजर में और उत्तरी कैमरून में भी सक्रिय है। बोको हराम की स्थापना 2002 में मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने की थी और वर्ष 2009 में इस संगठन का मुखिया था अबू बकर शेकाऊ।
बोको हराम ने वर्ष 2009 से अपनी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया है और तब से लेकर अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है यह संगठन। 10वां प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। क्या है इसका आंसर? भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में या प्रियम्बल या उद्देशिका में दिए गए शब्दों का उल्लेख जिस क्रम में है उस क्रम को पहचानिए जरा। संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, या धर्मनिरपेक्ष सबसे पहले है उसके बाद संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य, या संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। सभी में गणराज्य सबसे लास्ट में है। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष आ जाए या पंथ निरपेक्ष आ जाए, ठीक है, ये एक ही बात है। हिंदी में कंफ्यूज कर देते हैं लेकिन इंग्लिश में सेकुलर ही रहता है। तो सबसे पहले आएगा संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। यानी सबसे पहले धर्म संप्रभु यानी सॉवरन, सॉवरन के बाद समाजवादी यानी सोशलिस्ट, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही बात है यानी सेकुलर, और लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी रिपब्लिक। तो क्या लिखा है भारत के संविधान में? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आगे क्या है, उसके समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता या समानता देंगे। ठीक है, समता या समानता देंगे। तो ये अलग से प्रश्न पूछा जाता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता या समानता, इक्वालिटी कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये लिखा है भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना प्रेम्बल में। 12वां प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति, कृपलानी समिति, गोरवाला समिति, या भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि भ्रष्टाचार की जांच करती है, सीबीसी की स्थापना की गई थी किसकी सिफारिश पर? सीबीसी की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर डी, संथानम समिति की सिफारिश पर। तो संथानम कमेटी या समिति, भारत सरकार ने फरवरी 1964 में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था। 13वां प्रश्न है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, और व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप या अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। देखिए, व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के प्रावधान क्या क्या? इसने औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए न्यायालयों और परामर्श बोर्डों की नियुक्ति को अनिवार्य बना दिया। इसने पोस्ट, रेलवे, पानी और बिजली जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में हड़तालों को अवैध बना दिया। जब तक हड़ताल पर जाने की योजना बना रहा कोई भी व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी प्रशासन को 1 महीने की पहले अग्रिम सूचना नहीं देगा तो अवैध है उसकी हड़ताल। इसने जबरदस्ती या विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति की ट्रेड यूनियन गतिविधि और यहाँ तक कि सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों पर भी रोक लगा दी। डी है इसका आंसर। बारदौली सत्याग्रह से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? बारदौली सत्याग्रह के पीछे का प्रशासनिक कारण भू राजस्व की वृद्धि थी,
और इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? वल्लभ भाई पटेल को मिली थी सरदार की उपाधि या लाला लाजपत राय को? वल्लभ भाई पटेल को ही मिली थी। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत जनवरी 1926 में हुई, जब ब्रिटिश अधिकारियों ने भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। तो पहला सही है। कांग्रेस नेताओं ने तुरंत विरोध किया और इस मामले की जांच करने के लिए बारदौली जांच समिति का गठन किया। समिति ने राजस्व वृद्धि को अनुचित पाया और फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया और बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। 15 प्रश्न है, महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक सरकार की किस योजना को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 की कैबिनेट मिशन योजना, रोलेट एक्ट 1919, कैबिनेट मिशन 1946। इसका आंसर है क्रिप्स मिशन 1942 को कहा था महात्मा गांधी ने। पोस्ट डेटेड चेक मतलब एक ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी है। और बिना डेट निकला चेक मतलब डेट निकला चेक किसी काम का थोड़ी है, फाड़ के फेंक देगा बैंक उसको। देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में जाने तो मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को संवैधानिक प्रस्तावों के साथ युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था। ठीक है, कौन से युद्ध के लिए? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना उस समय, तो भारतीयों को शामिल करना चाहते थे अंग्रेज बिना उनकी परमिशन। इस मिशन के क्या क्या प्रावधान थे? डोमिनियन स्टेटस दे रहा था पहली बात तो ये भारत को, औपनिवेशिक स्वराज्य भारत को चाहिए था, पूर्ण स्वराज्य। तो डोमिनियन स्टेटस के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्माण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों और सेवाओं संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। और युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो उसके पश्चात नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे तथा कुछ राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, यानी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। देखिए, गांधी जी ने इस योजना को एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया। नेहरू ने बताया कि मौजूदा ढांचा और निरंकुश शक्तियां बनी रहेंगी और हम में से कुछ लोग वायसराय की वर्दीधारी शिविर के अनुयायी बन जाएंगे और कैंटीन तथा इस तरह की और चीज़ों की देखभाल करेंगे। तो ऐसी टिप्पणी कर डाली नेहरू ने और गांधी जी ने कह दिया इसको पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक ऐसा चेक जिसकी दिनांक निकल चुकी है। तो 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। धन्यवाद।